प्रिय छात्रों, आगामी झारखंड में होने वाली सीजीएल की परीक्षा को केंद्रित करते हुए मैं पुनः आज अपने अगले वीडियो के रूप के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियोस के जरिए जिसमें प्रश्न और उसकी व्याख्या के साथ मैं आपके सहभागी बनूंगा, पुनः मैं झारखंड के इतिहास को केंद्रित करके हुए कुछ चुनिंदा प्रश्न रखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए प्रश्न के साथ आज आप मेरा साथ दें और जहां उचित होगी आप अपनी व्याख्या भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है नागवंशी वंशावली से संबंधित। नागवंशी वंशावली के 50वें राजा रघुनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1645 ईस्वी से 1705 ईस्वी तक रहा, उनके क्षेत्र में कितनी आक्रमण हुए थे, ये प्रश्न है। अर्थात रघुनाथ शाह के शासनकाल में कितनी बार आक्रमण हुए थे। तो ये आक्रमण किस तरीके का था, ये मैं व्याख्या के संदर्भ में बताऊंगा, लेकिन आपको विकल्पों के साथ बताना है कि वो आक्रमण कितने थे। तो विकल्प दिए गए हैं, जवाब आप तक पहुंचा रहा हूं। मुख्य आक्रमण 2 बार हुए थे। तो पहला आक्रमण मुगलों का था, जिसका वर्णन फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने किया है। दूसरा आक्रमण पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय ने किया था, जिसमें राजधानी डोईसा को लूटा गया था। तो थोड़ी सी बात यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा रघुनाथ शाह के कार्यकाल के संदर्भ में, कि रघुनाथ शाह के कार्यकाल में अनेक मंदिरों का भी निर्माण किया गया था, जिनमें आप रांची का बुढ़िया नामक स्थान पर मदन मोहन मंदिर और रांची के ही चुटिया स्थित राम सीता मंदिर प्रमुख हैं। तो इस तरह से मैंने पहले प्रश्न के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश की। तो आज के इस प्रश्नावली में आप मुझसे जुड़ते जाएं और जिन छात्र छात्राओं ने मेरे पुराने वीडियोस को अब तक नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और देख लें, ताकि एक सिलसिलेवार ऐतिहासिक घटनाक्रमों को केंद्रित करके जो मैंने प्रश्नावली बनाई है, जो आने वाले दिनों में सीजीएल, झारखंड सीजीएल एवं 11वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में निसंदेह आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में किस वंश के शासक को जमींदार ए खान अलमा की उपाधि दी गई थी। तो आपको 4 विकल्प पुनः दिए गए हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। चेरो वंश, नाग वंश, सिंह वंश और रक्सेल वंश। तो चलिए इसकी व्याख्या मैं आपको देने की कोशिश करूं, उससे पहले आप मुझे विकल्प बता दें। तो मैं आपको विकल्प की ओर ले चल रहा हूं। इसका सही विकल्प है नागवंश। तो व्याख्या के संदर्भ में मैं थोड़ी बातें जोड़ दूं कि दुर्जन साल को जमींदार ए खान अलमा अर्थात हीरे खान का मालिक कहा गया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में शंख नदी से हीरा प्राप्ति का वर्णन किया है। इसी तरह प्रसिद्ध लेखक टॉलमी ने भी अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में एडमास नदी अर्थात शंख नदी से हीरा प्राप्ति का विवरण लिखा है। ऐसा ही विवरण जहांगीर के शासनकाल में बर्नियर और ट्रेवनियर नामक यात्री ने भी कोकरा क्षेत्र में हीरा प्राप्ति का वर्णन लिखा है। तो ये जो जानकारियाँ जो प्रमाणित स्रोतों से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये आगामी सीजीएल या फिर एलडीसी या फिर झारखंड की 11वीं जेपीएससी की परीक्षा में जो बच्चे बैठेंगे, जो परीक्षार्थी बैठेंगे, उनके लिए झारखंड विषय में ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 के रूप में वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रश्न संख्या 3 आप तक पहुंचने की तैयारी में है। आप प्रश्न संख्या 3 को देखें आपकी स्क्रीन में। सल्तनत काल के अंतर्गत किस वंश के शासकों का प्रभाव छोटानागपुर क्षेत्र में नगण्य रहा, ये प्रश्न है आपके पास। और आपके पास पुनः 4 विकल्प हैं, सैयद वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश और गुलाम वंश। विकल्पों को ध्यान से पढ़ने के उपरांत आप सही विकल्प पर अपनी मोहर लगाएं। चलिए, मुझे लगता है आप देख चुके होंगे और विकल्प तक पहुंच चुके होंगे। इसका सही विकल्प है सैयद वंश। तो थोड़ी व्याख्या में जोड़ दूं इसमें कि सैयद वंश के समय
जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान शासक छोटानागपुर क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहे थे। तो उनमें जिन सक्रिय लोगों में मैं नाम जोड़ दूं, इब्राहिम शाह, मोहम्मद शाह और हुसैन शाह। इनका कार्यकाल 1402 से 1436, मोहम्मद शाह का शासनकाल 1436 से 1458 ईस्वी और हुसैन शाह का शासनकाल 1458 से 1479 ईस्वी तक। छोटानागपुर में इस समय नागवंशी शासक की बात मैं करूं तो उस समय छोटानागपुर में उदयकर्ण का शासन था। उदयकर्ण के अलावे विरूपीकर्ण का शासनकाल रहा था। उदयकर्ण 1383 से 1433 ईस्वी तक शासन किया और विरूपीकर्ण का शासनकाल 1433 से 1451 ईस्वी तक रहा। तो ये दो शासकों का मैंने नाम लिया। ये नागवंशी वंशावली के 39वें और 40वें शासक थे। तो इस तरह से मैं तीसरे प्रश्न तक आपको जोड़ चला हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा आपको चौथे प्रश्न तक ले जाने की। चलिए, चौथा प्रश्न भी पुनः आपके स्क्रीन में आ चुका है और चौथा प्रश्न है कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश अर्थात रामगढ़ राज्य की बात हो रही है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 कथन आपके समक्ष दिए हुए हैं। पहला कथन है, रामगढ़ के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशीय राजाओं के शत्रु थे। दूसरा कथन, रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष बाघदेव के शासनकाल में हुआ था। तीसरा कथन, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी सिसिया थी। और चौथा कथन, विष्णु सिंह के बाद तेज सिंह रामगढ़ का शासक बना, जिसने 6 राज्य को रामगढ़ में मिला लिया था। तो देखिए, कथनों पर आधारित इस तरह के जो प्रश्न जो प्रथम दृष्टया तो ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये शायद परीक्षा उपयोगी ना हो, लेकिन मेरा उद्देश्य इसमें यह है कि सारगर्भित बातों को समझते हुए यदि अध्ययन किया जाए तो प्रश्न के कलेवर में चाहे जितना भी बदलाव आ जाए, आप प्रश्न के जवाब तक जरूर पहुंच जाएंगे। चलिए मैं जवाब बता दूं। इसका सही जवाब है सी अर्थात तीसरा नंबर। तो इसकी व्याख्या में जोड़ दूं, रामगढ़ राज्य के शासक पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे, शत्रु नहीं थे। रामगढ़ राज्य की स्थापना बाघदेव सिंह ने किया था और रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ था। जहाँ तक दलेल सिंह की बात है, दलेल सिंह 1667 से लेकर 1724 ईस्वी तक रामगढ़ पर शासन किया और दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह 1724 से लेकर 1765 ईस्वी तक रामगढ़ का शासक बना। इसके बाद 1772 ईस्वी में तेज सिंह रामगढ़ का शासक बने थे और उन्होंने अपने शासन का संचालन इचाक नामक स्थान से किया था। तो इस तरह से आपने मेरे साथ चौथे प्रश्न की यात्रा पूरी कर ली है। इस दरमियान मैं अब उन छात्र छात्राओं को जो मेरे वीडियोस से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं उनसे अपील करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियोस यदि अच्छे लगते हों तो आप उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें। चलिए 5वें प्रश्न के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, अकबर के सूबेदार मानसिंह के द्वारा पलामू के राजा भागवत राय को किस वर्ष पराजित किया गया था? पुनः 4 विकल्प हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4 में आप देख रहे हैं ईस्वी सन का दर्ज है नाम। चलिए, आपने प्रश्न देख लिया होगा, अब विकल्प की ओर भी आपकी दृष्टि जानी चाहिए। चलिए, आपकी बारी समाप्त होती है। मैं उचित विकल्प बता रहा हूं। सही विकल्प है तीसरा नंबर अर्थात 1590 ईस्वी। थोड़ी व्याख्या में जोड़ दूं कि अकबर ने 1589 ईस्वी को राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। मानसिंह ने 1590 ईस्वी में भागवत राय को पराजित किया था और इस पराजय के 15 वर्षों के बाद अर्थात 1605 ईस्वी में चेरों ने मुगलों की सेना को पराजित कर पुनः पलामू में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो यहाँ मैं व्याख्या के संदर्भ में आपसे आगे बढ़ रहा हूँ। छात्रों को यह भी बताना चाहूँगा कि 7वीं JPSC की जो परीक्षा का जो परिणाम आया है, मेरे इस प्रयास का या हमारे संस्थान की ओर से जो बच्चों के साथ या छात्राओं के साथ, प्रतिभागियों के साथ जो हमने श्रम किया, मेहनत किया, उसकी परिणति हुई कि हमारे भी छात्र इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। तो उन सभी चयनित छात्र छात्राओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि वो और प्रगति करें। इससे आगे उन नए प्रतिभागियों को
मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो अपने भविष्य निर्माण के लिए प्रशासनिक परीक्षाओं को अपना लक्ष्य बनाया है। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलता हूं। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में साहिबगंज स्थित तेलियागढ़ी किले का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो देखिए, इस तरह के क्लिष्ट प्रश्नों के साथ जेपीएससी अपने नए प्रयोग आने वाली दिनों में कर सकती है। तो विकल्प आपके सामने हैं: 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। आपको विकल्प दिए गए हैं, आप विकल्प की ओर बढ़ें। मैं इन सेकंड भर के इंतजार के बाद आप तक पहुंच रहा हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप चुन चुके होंगे अपना सही विकल्प। सही विकल्प है तीसरा नंबर, अर्थात 15वीं शताब्दी। तो चलिए थोड़ी व्याख्या भी आप जोड़ लें अपने ज्ञान से कि 15वीं शताब्दी में संथाल परगना के राजमहल इलाका में स्थित तेलियागढ़ी का किला का निर्माण हिंदू साहू राजा ने किया था। 16वीं शताब्दी में बंगाल के मुगल शासक जलाल खान ने साहू राजा को परास्त कर इस किले में अपना अधिकार बनाया और इस क्षेत्र की नाकाबंदी भी कर दी थी। राजमहल की पहाड़ी के रास्ते सेना के आने जाने का रास्ता भी यहीं से था। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रश्न का जवाब मैं आप तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं। अब मैं 7वें प्रश्न की ओर ले चलता हूं। 7वां प्रश्न जो है आपके पास पहुंच रहा है। 7वें प्रश्न का पुनः मुगल काल से से प्रश्न लिया गया है। इस प्रकार है: मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खान ने 1632 ईस्वी में चेरो शासक से कितनी मालगुजारी राशि जमा करने हेतु बाध्य किया था? आप देख लीजिए, चारों विकल्प आपके समक्ष हैं। ये राशि 1, 2, 3, 4 के रूप में दर्ज है। आप सही विकल्प तक पहुंचने की कोशिश करें। पहले प्रश्न को पढ़ लें, उसके उपरांत। चलिए, आपने उम्मीद करता हूं कि ढूंढ चुके होंगे। तो चारों विकल्पों में जो राशि है, सही जो विकल्प है वो है तीसरा नंबर, अर्थात 1,36,000 रुपये। तो थोड़ी व्याख्या में बता दूं कि शाहजहां के शासनकाल में चेरो वंश का शासक प्रताप राय था और मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खान ने पलामू शासक पर 1,36,000 मालगुजारी निर्धारित किया था, जिसको देने के लिए प्रताप राय ने लोगों से अधिकाधिक धन वसूलने का प्रयत्न किया, परंतु निरंतर मालगुजारी बढ़ाने के फलस्वरूप प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया था। तो 7वें प्रश्न तक आप मेरे साथ अपने आज के प्रश्नों के साथ साझा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 8वां प्रश्न। आज पुनः मैं 10 प्रश्नों का सत्र लेकर आया हूं। 8वां प्रश्न आपके समक्ष है। 8वां प्रश्न है: 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपनी सेनापति खवास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो झारखंड के अतीत अर्थात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कितने नवीन किस्म के प्रश्न निकाले जा सकते हैं, आज इसका प्रमाण आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, 4 विकल्प हैं: 1, 2, 3, 4, भागवत राय, मेदिनी राय, सबल राय और महाराज चेरो। जवाब मैं पहुंचाता हूं इसका डी नंबर, अर्थात चौथा नंबर, महाराज चेरो इसका सही जवाब है। तो इसकी व्याख्या में जोड़ दूं कि शेर शाह का सेनापति खवास खां ने चेरो के महाराजा महाराज चेरो को 1538 ईस्वी में परास्त किया था। इस युद्ध में खवास खां का साथ दरिया सिंह ने दिया था और उसके बाद खवास खां ने श्याम सुंदर नामक हाथी को शेर शाह को सौंपा था। अगला प्रश्न, मैं 9वें प्रश्न के साथ आप तक पहुंचने की तैयारी में हूं। आप थोड़ा ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे। इस तरह के प्रश्नों को आप तक रखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि चूंकि सीजीएल की परीक्षा हो चाहे जेपीएससी की परीक्षा हो, एक निश्चित अवधि में सारे प्रश्नों को करना होता है और उस पर आपको इसका सही जवाब देना पड़ता है। चलिए प्रश्न को सुने आप। निम्न में से सही कथनों का चयन करें। शेर शाह ने संपूर्ण राजमहल क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया था, पहला कथन। दूसरा, खवास खां ने श्याम सुंदर नामक हाथी हुमायूं को सौंपा था। तीसरा कथन, अकबर के समय नागवंश का शासक मधुकरण शाह था। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, 1, 2, 3, 4। पहले विकल्प में 1 और 2, दूसरे में 2 और 3, तीसरे में 1 और 3 और चौथे में इनमें से कोई नहीं। चलिए, उचित विकल्प मैं आपकी ओर इशारा कर रहा हूँ। सही विकल्प है तीसरा नंबर, अर्थात 1 और 3। तो इसकी व्याख्या में जोड़ दूं कि शेर शाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को युद्ध में परास्त कर तेलियागढ़ किले में आधिपत्य करते हुए संपूर्ण राजमहल क्षेत्र में अधिकार स्थापित कर लिया था। अकबरनामा के अनुसार मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक
मधुकरण शाह था और खवास खान ने एक हाथी जिसका नाम श्याम सुंदर था उसे शेरशाह को सौंपा था। तो आज के इस प्रश्न की श्रृंखला में अगला और अंतिम प्रश्न आज के सत्र का 10वें प्रश्न के रूप में आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पढ़ने का प्रयत्न करें और जवाब तक पहुंचने का भी प्रयत्न करें। प्रश्न है, गुप्त काल के उदय अर्थात यानी 4वीं शताब्दी के प्रथम चरण में नागवंशी वंशावली के अंतर्गत निम्न में से किस शासक का शासनकाल नहीं रहा था। तो अब देखिए प्रश्नों के स्वरूप में थोड़ा बदलाव आ रहा है। नहीं शब्द की शब्दावली अब प्रयोग लाई जा रही है। चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं पुनः, मुकुट राय, घंट राय, मदन राय, जयमनी राय। विकल्प की ओर चलें आप और विकल्प इसका सही जवाब है डी अर्थात चौथा नंबर जयमनी राय। तो थोड़ी सी व्याख्या में बता दूं 3 शासकों के बारी बारी से सभी शासकों का। तो मुकुट राय का राज्यारोहण 177 ईस्वी से 232 ईस्वी तक के कालखंड में था, अर्थात उन्होंने 55 वर्ष तक शासन किया। जहाँ तक घंट राय की बात है 232 ईस्वी से 273 ईस्वी तक, अर्थात 41 वर्ष तक शासन किया। मदन राय की जब बात करूं तो 273 से 326 ईस्वी अर्थात 53 वर्ष तक शासन किया। जबकि जयमनी राय जिसके बारे में हमने कहा कि ये 5वीं शताब्दी के शासक थे, 416 से 445 ईस्वी तक अर्थात 39वें वर्ष तक शासन किया। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि जयमनी राय नागवंशी वंशावली के 8वें राजा थे और इनका शासनकाल 5वीं शताब्दी के प्रथम चरण में माना जाता है, अर्थात 4वीं शताब्दी में नहीं माना जाता है। तो जितने भी हमारे आज के छात्र छात्राएं जिन्होंने आज मेरे वीडियोस को ध्यान से सुना है, उन्हें उम्मीद करता हूं कि आज मेरी प्रस्तुति आपको लाभान्वित करेगी। जल्द ही मैं इसी तरह के अन्य विषयों से झारखंड के अतिरिक्त मैंने ये भी तैयार कर रखा है कि प्रथम पेपर अर्थात जीएस सेगमेंट्स पर, जिसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और साइंस टेक और तमाम उन बिंदुओं को जो आपके सिलेबस में निर्धारित है उसको केंद्रित करके मैं सीजीएल के नए प्रश्नावली भी जल्दी ही प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। साथ साथ ये भी बता दूं कि 11वीं जेपीएससी की पीटी की तैयारी हेतु हमारे संस्थान के द्वारा नामांकन प्रारंभ हो गया है। जो भी छात्र जिन्हें लगता है कि इस परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ किसी संस्थान से प्राप्त की जा सकती हैं, वे मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए संस्थान को संपर्क कर सकते हैं। मैं निदेशक अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी की हैसियत से आपको आने वाले भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मैं अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।